जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और आपका आज का जो पहला टॉपिक है वो है अभियंता दिवस। अभियंता दिवस, जिसे हम इंग्लिश में इंजीनियर्स डे कहते हैं, हाल ही में 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है और हर साल हमारे देश में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। अब इसके आधार की बात करें कि 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे क्यों मनाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे देश में सुविख्यात इंजीनियर थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी। इनका जन्म 15 सितंबर को 1861 को हुआ था। इसलिए 15 सितंबर को इनकी याद में, इनकी स्मृति में हम अभियंता दिवस मनाते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इन्हें हम याद करते हुए इनके दिवस को इंजीनियर्स डे के तौर पर मानते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये हमारे देश के पहले विख्यात इंजीनियर रहे हैं, जिन्हें हम आधुनिक भारत का विश्वकर्मा भी कहते हैं। विश्वकर्मा जी को आप अच्छे से जानते हैं, भगवान विश्वकर्मा जो शिल्प वेद के रचयिता माने गए। शिल्प वेद जिसका संबंध अथर्व वेद से है और इस वेद में भवन निर्माण कला से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को भी आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा गया है। और 15 सितंबर 1861 को मैसूर, मैसूर कहाँ है याद रखिएगा, कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है मुद्देनाहल्ली। जगह का नाम क्या है? मुद्देनाहल्ली। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यदि हम बात करें विश्वेश्वरैया जी के बारे में और चीज़ें, तो 1968 में इनके बोल सकते हैं जन्म तिथि को अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे घोषित किया गया था। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इंजीनियर्स डे की घोषणा कब की गई थी, तो आप याद रखिएगा 1968 को की गई थी। इनके योगदान को देखते हुए इस दिवस की घोषणा की गई थी। विश्वेश्वरैया जी जो थे वो एक सिंचाई डिजाइनर थे। सिंचाई की जो परियोजनाएं होती हैं, इसके संदर्भ में इनको महारत हासिल थी। विशेष तौर पर एक सिंचाई डिजाइनर थे और इन्होंने कृष्ण राजा सागर झील और बांध सबसे बेहतरीन इनकी व्यवस्था मानी जाती है इस केंद्र में, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। याद रखिएगा, कर्नाटक की कृष्णा राजा सागर झील और बांध इनकी सबसे बेहतर बोल सकते हैं कृति मानी गई है। अगर हम बात करें कि ये जो कृष्णा सागर जलाशय है, क्या कृष्णा सागर जलाशय, ये उस समय जब इन्होंने बनाया था तो ये भारत का सबसे बड़ा जलाशय था उस समय। और विश्वेश्वरैया जो हैं वो मैसूर के दीवान भी रह चुके हैं। मैसूर के दीवान के पद पर भी विश्वेश्वरैया जी रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 1955 में एम विश्वेश्वरैया जी को उनकी अभूतपूर्व और जनहितकारी उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न दिया गया था 1955 में, है ना। और जब इनके जन्म जयंती के 100 साल हो गए थे, तो इस अवसर पर भारत सरकार ने इनके सम्मान के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया था। इन्हें ब्रिटिश नाइटहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। किसको? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को। तो इनके बारे में हमने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं। अगर यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता तो आप उसको आसानी से लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है वो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। दोस्तों, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, देखो तो हम इसकी सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसके अनुमान आए हैं और उनके अनुमान के हिसाब से भारत का औद्योगिक उत्पादन एक वर्ष पहले के 10.5% की स्थिति से 11.5% तक बढ़ गया। मतलब कि जहां पिछले साल तक ये 10.5% की संकुचन की स्थिति में था, वहां ये 11.5% की गति से बढ़ा है। यहाँ पर याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ये 2005 में इसको लेकर बात हुई और 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। ऐसे कई सारे सांख्यिकी आंकड़े निकालने का काम करता है एनएसओ, जिसको हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिस जो है, कार्यालय जो है, इसने अपनी रिपोर्ट के अनुसार, अपने अनुमानों के अनुसार इस बार औद्योगिक उत्पादन जो है वो 11.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। अगर हम इन त्वरित अनुमानों की बात करें दोस्तों, तो याद रखना है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है, इसके त्वरित अनुमान जो है वो 2011-12 के आधार वर्ष के अनुसार हैं।
आधार वर्ष क्या होता है दोस्तों? किसी भी स्तर पर एक वर्ष निर्धारित कर दिया जाता है जिसमें प्रचलित मूल्यों के आधार पर हम बाकी आगे के समय के सालों में किसी भी वस्तु आदि का मूल्य तय करते हैं। ये कहीं न कहीं मुद्रास्फीति आदि के माप के लिए एक इम्पोर्टेंट व्यवस्था होती है। और अभी हमारा वर्तमान में जो आधार वर्ष है जिसके आधार पर हम इन सब चीज़ों की गणना करते हैं वो 2011-12 है। तो 2011-12 के वर्ष के आधार पर वर्ष 2021 के जुलाई माह में जो सूचकांक है वो हमारा 131.4 रहा है। खनन में, विनिर्माण में और बिजली में क्रमशः हम बोलें तो 19.5%, 10.5% और 11.1% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये कि खनन जो है उसमें 19.5% की वृद्धि हुई है, विनिर्माण जो इसमें 10.5% की वृद्धि हुई है और बिजली के सेक्टर में 11.1% की वृद्धि देखी गई है हमारे देश में इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि देश के 8 प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन जिसे बुनियादी ढांचा उत्पादन के रूप में भी कहते हैं, वो भी जुलाई 2021 तक लगभग 9.4% की दर से बढ़ा हुआ है। ये 9.4% की दर से क्या बढ़ा हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा, देश के 8 प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन जिसे बुनियादी ढांचा उत्पादन भी कहते हैं, है ना? उन 8 क्षेत्रों को मैं आगे बताऊंगा कि कौन-कौन से 8 क्षेत्र हैं जिनको यहाँ शामिल किया गया है। तो उनमें भी लगभग 9.4% की वृद्धि देखी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें पर्टिकुलर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की हम बात करें तो कहीं न कहीं ये एक संकेतक है। एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के लिए, ये क्या है? एक संकेतक है। क्या? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है कि भाई औद्योगिक क्षेत्र में हमारे जो उत्पाद हो रहे हैं उसकी जो मात्रा है वो पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितनी बड़ी है, वो हमको यहाँ पर देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेतक है जो औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है। बदलाव सकारात्मक हो रहा है कि बदलाव नकारात्मक हो रहा है। ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो नकारात्मक और सकारात्मक बदलाव को बताने वाली ये व्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, हमारा कौन सा मंत्रालय है? सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो मंत्रालय कहीं न कहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। कौन से मंत्रालय के अधीन है? तो बोलेंगे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय के अधीन है। और एनएसओ, है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसको मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। मतलब इसके डेटा भी इकट्ठा काम करने का ये करते हैं और इस डेटा को प्रकाशित करने का काम भी यही करते हैं। यह एक समग्र संकेतक है। मतलब एक समग्र संकेतक का मतलब है कि इसमें सभी प्रकार के क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाता है। मतलब कि जितने भी आपके औद्योगिक समूह हैं उन सभी की वृद्धि दर को मापता है। भले ही वो औद्योगिक समूह व्यापक क्षेत्र के हों, मतलब खनन के हों, विनिर्माण के हों या बिजली क्षेत्र के हों, बेसिक गुड्स हो जैसे कि कैपिटल गुड्स हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, इन सभी की बात हो, तो इन सभी के समूह की वृद्धि को ये बताते हैं। और जो इस साल 2021 का जो सूचकांक निकला है उसके लिए आधार वर्ष कौन सा यूज करता है? ये तो याद रखिएगा 2011-12 का आधार वर्ष जो है उसका ये यूज करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस सूचकांक का महत्व क्या है हमें वो भी जान लेना चाहिए कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का महत्व क्या है, इसको क्यों निकाला जाता है। अगर इसके महत्व की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि ये नीति निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किसके लिए? नीति निर्माण के लिए। भाई आपको अलग-अलग क्षेत्र में हमको योजनाएं आती है, नीतियों का निर्माण किया जाता है और जब भी आप नीतियों का निर्माण करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे क्षेत्र में विभिन्न जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनके परफॉर्मेंस के आधार पर कहीं न कहीं नीतियाँ बनाई जाती हैं और नीतियाँ बनाने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो वित्त मंत्रालय करता है और भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की और वित्त मंत्रालय की ये जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियां इसका उपयोग करती हैं अपनी नीति निर्माण की प्रक्रिया में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है कि ये त्रैमासिक और अग्रिम जीडीपी, मतलब जीडीपी जो है उसके अनुमानों की गणना के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप त्रैमासिक रूप से या अग्रिम रूप से जीडीपी की गणना करना चाहते हैं, क्वार्टरली जो आपकी गणना की जाती है, तो उसके अनुमानों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक 8 प्रकार के क्षेत्रों की बात कही थी। मैंने बोला था कि 8 प्रकार के क्षेत्रों में 9.4% की वृद्धि हुई है, तो उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जो 8 प्रकार के बेसिक चीजें हैं जिनके हम उद्योगों की बात करते हैं, वो 8 प्रकार के बेसिक उद्योग जो है उनमें उनका वेटेज जो होता है टोटल वस्तुओं में वो लगभग 40.27% है। मतलब ये कि आपके पास जो टोटल 100% है उत्पादन, उस 100% उत्पादन में से 8 क्षेत्र ऐसे हैं जो विशेष तौर पर आपके टोटल उत्पादन का लगभग 40.27% भाग जो है वो कवर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर, ठीक है, कि 40.27% जो हिस्सा है आपकी टोटल वस्तुओं का, वो हिस्सा आपको केवल 8 इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो है वो आपकी इकोनॉमी के वही दे देते हैं। अब वो 8 क्षेत्र कौन कौन से आपकी इकोनॉमी की, जरा उसको भी देखिए। वो 8 क्षेत्र हैं, जैसे रिफाइनरी उत्पाद जो होते हैं वो, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। ये 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके पूरे शामिल उत्पादित वस्तुओं का लगभग 40.27% की बात करते हैं। और इसमें ग्रोथ कितनी रही है, 9.4% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये एक अच्छी स्थिति है कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए। और ये उस माहौल में एक अच्छी स्थिति है जब हम बात कर रहे हैं कोरोना के काल की। कोरोना के काल में जहाँ सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं, उन समय में, उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं आपने इस प्रकार की ग्रोथ की है, तो निश्चित तौर पर ये आपके सुधारों की तरफ इशारा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता। अगर हम बात करें भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता की, तो यहां समझना है कि फरवरी 2020 में लखनऊ में प्रथम भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन हुआ, है ना। और ये 2 वर्ष बाद भारत में अगले वर्ष 2022 मार्च में डेफ एक्सपो के अवसर पर भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन करेगा। सम्मेलन कहाँ हुआ है, लखनऊ में। और अगले साल 2022 में ये इसका आयोजन करेगा। किसका आयोजन करेगा, डेफ एक्सपो। किसके बीच में, भारत और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो याद रखिएगा कि ये भारत की द्विवार्षिक द्विवार्षिक डेफ एक्सपो बोल सकते हैं कि सैन्य प्रदर्शनों का ही एक एक रूप है। उसी के साथ आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम होगा। इस पर भारत सरकार क्या है, विचार कर रही है, ठीक है। ये भारत और अफ्रीकी देशों के बीच एक साझेदारी का निर्माण करेगा। किसके बीच में, भारत के साथ जो अफ्रीका के देश हैं, इन दोनों के मध्य में एक साझेदारी का निर्माण करने का काम करेगा ये रक्षा वार्ता। और कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र में पारस्परिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा। और इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जहां पर हम जुड़ सकते हैं, उसको भी पहचानने में मदद मिलेगी, जो कहीं ना कहीं भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए हुआ, इकोनॉमी के क्षेत्र के लिए हुआ, पारस्परिक संबंधों के लिए हुआ, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। तो एक अच्छा प्रयास भारत सरकार करने जा रही है। एक और चीज याद रखना है कि ये जो वार्ता होगी, ये गुजरात में आयोजित की जाएगी। कहां पर, गुजरात में आयोजित की जाएगी। गुजरात में कहां पर दोस्तों, तो याद रखिएगा गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में ये आयोजित की जाएगी 2022 में, मार्च के महीने में। और इसका विषय होगा भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा। याद रखेंगे, इसका विषय क्या होगा, भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा, रक्षा और सुरक्षा सहयोग में तालमेल एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रणनीति अपनाना। तो ये इसका पूरा एक बोल सकते हैं कि विषय होगा। और मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान को इस संवाद के नॉलेज पार्टनर के तौर पर नियुक्त किया गया है। मनोहर पारिकर जी को इसमें विशेष तौर पर ध्यान इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है, जो बाद में गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रहे, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो भारत एवं अफ्रीकी देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने में मदद करने वाला होगा। तो ये पूरा भारत अफ्रीका रक्षा सहयोग की हमने बात कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस। क्या है दोस्तों, दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस को समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम सबसे पहले दक्षिण दक्षिण को भी समझेंगे, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या है उसको भी देखेंगे। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को दक्षिणी क्षेत्र के देशों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। क्या कि प्रतिवर्ष 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? दक्षिण के देशों के साथ आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और राजनीतिक विकास के लिए। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ग्लोबल साउथ की परिधि में आने वाले विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। याद रखिएगा शब्द को, ग्लोबल साउथ मतलब पूरे विश्व में जो दक्षिण के देश हैं उनकी हम बात करेंगे। इसमें साउथ की परिधि में मतलब दक्षिण के जो देश एक समान क्षेत्र में आते हैं दक्षिण में, उसमें जितने भी देश आते हैं, कौन से देश यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा? विकासशील देश। ये जितने भी विकासशील देश आते हैं, इन सभी विकासशील देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, किस चीज के लिए? विकासशील देशों में आपसी सहयोग, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग जो है वो विकासशील देशों में ज्ञान, कौशल, विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के लिए, संसाधनों को साझा करने के लिए, साझा करने में मदद करता है। और इसलिए करता है क्योंकि जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, जो दीर्घकालिक लक्ष्य हैं सतत विकास के, इनको प्राप्त किया जा सके। सतत विकास मतलब ऐसे विकास के लक्ष्य जो दीर्घकाल के लिए होते हैं। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है ताकि सारे के सारे लक्ष्य पा सकें। कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि जो ग्लोबल साउथ दक्षिण के जो देश हैं सभी के बीच एकजुटता हो, एकजुटता दिखने लगे, राष्ट्रीय कल्याण को, राष्ट्रीय और सामाजिक आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकें और जो 2030 तक के लिए सतत विकास के लक्ष्य रखें एजेंडे उनको प्राप्त कर सकें, उनमें एक सहमति दे सकें, इसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ किया जाए। और ऐसे में कितने देश, लगभग 138 देश जो हैं उनमें तकनीकी रूप से सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई थी। और ये जो पूरा दिवस है वो 1978 से शुरू हुआ था। कहाँ से? ब्यूनस आयर्स से हुआ था। और ये एक एक्शन प्लान के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने देखे करंट अफेयर के। अगले लेक्चर में फिर अगले करंट अफेयर के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।